दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,58,689 हो गई है। इसमें बात करें सक्रिय मामलों की तो 5,87,568 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 12,31,682 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 39,002 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,50,196 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,63,222 मामले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में वहीं पर 1,66,586 मामले हैं और जबकि कर्नाटक में 1,39,571 मामले हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1,38,482 मामले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि भूमि पूजन के ठीक बाद देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या रामलला के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 5 अगस्त को रामनगरी में पहुंचकर भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के ठीक बाद वह देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 3 घंटे राम की नगरी में गुजारेंगे। वे तय कार्यक्रम के मुताबिक ही राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिलाधिकारी अनुजा झा के साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि पर स्वागत की जिम्मेदारी अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन, राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास करेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि श्रीनगर में घटना की आशंका को देखते हुए आज से 2 दिनों का कर्फ्यू, सड़क और बाजार सील। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट काला दिवस मनाने और घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरी कश्मीर घाटी में 5 अगस्त तक के लिए फिर से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद चौधरी के अनुसार पुलिस के पास इस बात की जानकारी है कि अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट इन प्रदर्शनों की आड़ में घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए श्रीनगर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। पूरी घाटी में प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आवागमन पर पाबंदी होगी। अधिकारियों ने ज्यादातर सड़क और बाजार को सील कर दिया है और जनता के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध के दौरान सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाने पर प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। घाटी में विभिन्न स्थानों पर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की आने लगी है 6ठी किस्त। ऐसे परिवारों में कई लोग ले सकते हैं फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से देश के करीबन 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2,000 रुपए की रकम भेजी जा रही है। इस स्कीम के लाभार्थियों को मिलने वाली ये 6ठी किस्त है। इस बार सबसे ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की रकम जाने वाली है। केंद्र सरकार ने इस स्कीम से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि ऐसे में यदि आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ नियमों का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप किसानी करते हैं और जमीन पिता या दादा के नाम पर है तो आपको इस स्कीम के तहत लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप खतौनी में अपना नाम दर्ज कराएं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत केंद्र सरकार की ओर से परिवार की परिभाषा तय की गई है। इसके मुताबिक पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे को परिवार माना जाएगा। ऐसे में यदि आपका विवाह हो गया है तो फिर आप इस स्कीम के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए जमीन के दस्तावेजों में आपको अपना नाम जुड़वाना होगा। यदि ऐसा होता है तो आप अपने माता पिता से अलग भी हैं तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी एक जमीन के कई हिस्सेदार हैं और सभी अलग अलग परिवार हैं तो सभी को इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। यदि आपके पिता या दादा का निधन हो गया है और जमीन के नाम अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है तो इस स्कीम का लाभ आपको नहीं मिल सकता। ऐसे में ये जरूरी है कि आप जमीन को अपने नाम से ट्रांसफर करवा लें। आपको बता दें कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर जमीन होना जरूरी है। यदि आप किसी और जमीन की बटाई पर लेकर खेती करते हैं तो इस स्कीम के लाभार्थी नहीं हो सकते। लैंड होल्डिंग इस स्कीम के लिए सबसे अहम प्रावधान तय किया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि क्या अमीर देशों को सबसे पहले मिलेगी महामारी वैक्सीन और गरीब देश रह जाएंगे पीछे, जानते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का बढ़ता
संक्रमण दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। राहत की बात यह है कि भारत, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका जैसे कई देश महामारी की वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं। महामारी को मात देने के लिए दुनिया भर में 120 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिनमें से 20 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की तरफ हैं। रूस ने इसी महीने वैक्सीन को फाइनल कर लेने के लिए और अक्टूबर में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए दावा किया है। तो वहीं ब्रिटेन, चीन, अमेरिका आदि देशों ने भी जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा किया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैक्सीन के रेस में अमीर और शक्तिशाली देश आगे जा रहे हैं और वैक्सीन प्राप्त करने में ऐसे देश गरीब देशों से काफी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, खबरों की माने तो साल 2009 में जब स्वाइन फ्लू फैला था तो धनवान देश आगे निकल गए थे, जबकि गरीब देश पीछे रह गए थे। महामारी वैक्सीन के बारे में भी यही बात कही जा रही है। इस रेस में शक्तिशाली और अमीर देश ही आगे जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा सुविधा और संसाधन संपन्न देशों ने महामारी वैक्सीन की 1 अरब से अधिक खुराक को अपने लिए पहले से ही रिजर्व करवा लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैक्सीन प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ आक्रामक कदम उठा रहा है। मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूह और कई देश महामारी वैक्सीन को किफायती और सभी के लिए सुलभ बनाने का वादा कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में करीबन 7 अरब से ज्यादा लोगों को इस वैक्सीन के खुराक की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि महामारी की वैक्सीन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में आर्थिक तौर पर गरीब और कमजोर देशों के प्रति चिंता बढ़ रही है। वे देश इस वैश्विक महामारी से मुकाबले में पिछड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन के उत्पादन का आधा हिस्सा देश के लिए होगा। इस नाते भारत में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चिंता करने वाली बात नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो क्या ये आम लोगों की पहुंच में होगी? आप अपनी राय कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सुशांत सुसाइड केस में बिहार सरकार ने की है CBI जांच की सिफारिश। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में CBI जांच की सिफारिश कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CBI जांच की सिफारिश केंद्र से की है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने आज ही CM नीतीश कुमार से इस बारे में बात की और CBI जांच की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरी बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता से हुई है। उन्होंने CBI जांच की मांग की है। उनकी मांग के आधार पर बिहार सरकार CBI जांच की सिफारिश करेगी। आज शाम तक सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुशांत ने क्यों की होगी सुसाइड? क्या सुसाइड के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वैक्सीन की उम्मीद के बीच WHO ने जारी की चेतावनी, भारत को भी किया है आगाह। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं मिल सका है। हालांकि दुनिया भर में इसके लिए वैक्सीन की खोज तेज कर दी गई है। इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा, हो सकता है कि महामारी का रामबाण इलाज शायद ना मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि WHO के डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा कि कई वैक्सीन अभी अपने तीसरे चरण के ट्रायल में है और इसकी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी प्रभावी वैक्सीन मिल जाए जो लोगों को संक्रमण से बचा सके। हालांकि फिलहाल अभी इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है और हो सकता है कि ये कभी न मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में जारी वैक्सीन की खोज पर टेड्रोस ने कहा कि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि हमें कोई भी कारगर वैक्सीन ना मिले या फिर बस कुछ महीने के लिए ही काम करे। पर जब तक हम क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं कर लेते, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चल सकता। WHO के प्रमुख ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, हाथ धोने और टेस्ट कराने जैसे उपायों को जारी रखने का आग्रह किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि WHO इमरजेंसी के प्रमुख माइक रियान का कहना है कि ब्राजील और भारत जैसे संक्रमण के ज्यादा मामलों वाले देशों को महामारी के खिलाफ एक लंबी मुकाबला जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रास्ता लंबा है और कोशिशें लगातार जारी रखने की जरूरत है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि इन शर्तों के साथ इस महीने शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगले दौर के अनलॉक की गाइडलाइंस आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 25 मार्च से बंद पड़े मेट्रो का परिचालन दोबारा से शुरू करने की संभावनाओं पर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि सरकार अगले हफ्ते में इस बारे में कोई फैसला लेगी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि शुरुआत में आम लोगों को मेट्रो से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो परिचालन को हरी झंडी दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम अगले 2 हफ्तों में मेट्रो सिस्टम खोलने पर कोई फैसला लेंगे। मानक परिचालन प्रक्रिया यानी कि SOP पर काम चल रहा है।
हम मेट्रो बहाली को तैयार हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। पहले चरण में 50% से ज्यादा सीटों पर यात्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मेट्रो से आवाजाही की अनुमति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मेट्रो परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो केंद्र सरकार को ही लेना है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एम्स में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, 20% लोग अनफिट। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में महामारी के वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए खुद का नाम रजिस्टर कराने वाले लोगों में लगभग 20% ऐसे हैं जिनमें की महामारी के खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी पाए गए हैं। ऐसे लोगों को ह्यूमन ट्रायल के लिए अनफिट करार दे दिया गया है। एम्स में देश के पहले महामारी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जिसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम दर्ज होने के 2 हफ्तों के बाद एम्स ने तकरीबन 80 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की। इनमें से मात्र 16 लोगों को ही ट्रायल के लिए सही माना गया। एम्स में 100 लोगों को कोवैक्सीन लगाई जानी है। इन्हें पहला शॉट दिए जाने के बाद 2 हफ्तों तक कड़ी निगरानी की जाएगी। इस ट्रायल में 18 से 55 साल के बीच के लोगों को शामिल किया जाना है। ऐसे लोगों में हृदय, किडनी, लीवर या फेफड़े की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रायल में लगे एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि रिजेक्शन रेट काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं लोगों को ट्रायल में लिया जाना है जो स्वस्थ हो। लगभग 20% वॉलंटियर्स में पहले से ही एंटीबॉडी पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वे पहले से संक्रमित हो चुके हैं। बाकी के लोगों का लीवर या किडनी फंक्शन उतना ज्यादा सही नहीं है। एंटीबॉडी बताता है कि व्यक्ति पहले से ही इससे संक्रमित हो चुका है और बाद में वे ठीक हो गया है। ऐसे लोगों में वैक्सीन के असर की जांच करना बेहद ही मुश्किल होता है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि खर्च न निकाल पाने के कारण 100 रूटों पर नहीं चलेंगी बसें, एसोसिएशन का फैसला। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल में किराया बढ़ोतरी के बाद भी खर्च न निकाल पाने के कारण निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने कुछ बसों को बंद करने का फैसला किया है। आज से ही एसोसिएशन का फैसला है कि प्रदेश के करीबन 100 रूट पर बसें नहीं दौड़ेंगी। एसोसिएशन का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही रहे तो अन्य रूटों पर भी बसें कम की जा सकती हैं। अभी प्रदेश में मंगलवार से 100 बस रूट बंद करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले प्रदेश में 500 रूटों पर निजी बसें दौड़ती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल निजी बस ऑपरेटरों ने अब 100 बस रूट बंद कर दिए हैं। इससे कि अब 400 रूटों पर ही बसें दौड़ेंगी। भविष्य में इन रूटों को लेकर भी एसोसिएशन बड़ा फैसला ले सकता है। बस किराए में बढ़ोतरी के बाद भी एसोसिएशन को उम्मीद थी कि धीरे धीरे सवारियां बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। निजी बसों में लगातार सफर करने वाले लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों से यात्रा करनी बंद कर दी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन त्योहार पर भी खाली बसें सड़कों पर दौड़ती रहीं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की टिकटॉक को चेतावनी, कहा कि 5 सितंबर तक अमेरिका में अपना कारोबार बेचे या फिर बंद कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइट डांस के स्वामित्व वाली चीन की कंपनी टिकटॉक को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि टिकटॉक 15 सितंबर तक अमेरिका में अपना कारोबार बेच दे या फिर बंद कर दे। भारत ने टिकटॉक समेत 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है और इस कदम का अमेरिकी प्रशासन और सांसदों दोनों के द्वारा स्वागत किया गया है। ट्रंप ने इससे पहले एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम कुछ अन्य चीजें भी कर सकते हैं, कई विकल्प हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो देखना होगा कि क्या होता है। पर टिकटॉक के संबंध में हम बहुत सारे विकल्पों को देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की बाइट डांस टिकटॉक की मूल कंपनी है। हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने टिकटॉक पर अमेरिकियों की निजी सूचना एकत्र करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सदन की विदेश मामलों संबंधी समिति के सदस्यों को बृहस्पतिवार को बताया कि भारत ने टिकटॉक समेत 106 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है, जो उनके नागरिकों की निजता और सुरक्षा के लिए जोखिम खड़े कर रहे थे। मीडिया में आई खबरों में ये भी कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही बाइट डांस को टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन के स्वामित्व से वंचित कर सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि स्पाइस जेट के टिकट सेल ऑफर पर डीजीसीए ने लगाई रोक। 899 रुपए में कर रही थी टिकट की पेशकश। दोस्तों, आपको बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट को सोमवार से शुरू हुए उसके टिकट सेल ऑफर पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने कंपनी से कहा है कि सरकार ने 24 नवंबर तक घरेलू विमान यात्रा के लिए टिकट दर तय कर रखे हैं। स्पाइस जेट ने सोमवार को 5 दिनों के लिए एक टिकट सेल ऑफर की घोषणा की थी। इसके तहत कंपनी सिर्फ 899 रुपए में एक तरफ के टिकट की पेशकश कर रही थी, जिस पर कि टैक्स अलग से देना था। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा कि कंपनी पहले ही डीजीसीए के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। कंपनी के ऑफर के मुताबिक सेल के दौरान टिकट खरीदारों को अधिकतम 2000 रुपए मूल्य का एक प्रोत्साहन कूपन दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे भविष्य की यात्राओं में
में कर सकेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि गोरखपुर से मुंबई और बेंगलुरु के लिए चलेगी प्राइवेट ट्रेनें, शेड्यूल तय। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर से प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों पर रेलवे प्रशासन ने शेड्यूल को तैयार कर लिया है। अब सिर्फ एक टाइम टेबल ही बाकी रह गया है। समय सारणी के मुताबिक पूर्वोत्तर और अन्य जोन के अधिकारियों के बीच में मंथन चल रहा है। जल्द ही समय सारणी पर भी मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रथम चरण में गोरखपुर से 2 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के बीच में चलेगी, जो गोरखपुर से सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और रविवार को मुंबई के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन गोरखपुर से बेंगलुरु के बीच चलेगी। ये ट्रेन गोरखपुर से सप्ताह में बुधवार और गुरुवार को बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। विभागीय जानकारों के अनुसार समय सारणी तैयार होने के बाद से टेंडर आदि की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह दोनों ही प्राइवेट ट्रेनें चल जाने से पूर्वांचल, नेपाल और बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि प्राइवेट ट्रेनें औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, लेट नहीं होंगी। इन ट्रेनों में यात्रियों और रेल कर्मियों को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिलेगी। किराया नियमित चलने वाली ट्रेनों से अधिक होगा। प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन भी रेलवे के हाथों में ही होगा। लोको पायलट और गार्ड रेलवे के होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि दिल्ली से मेरठ तक दौड़ेंगी 30 रैपिड और 10 मेट्रो रेल। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दोस्तों आपको बता दें कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए दिनों दिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिलर, ट्रैक से लेकर ट्रेन सेट तक सभी का टेंडर फाइनल किया जा रहा है। 2 प्रमुख चरणों में काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें कि दिल्ली से मेरठ तक का सफर वर्ष 2025 में 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सके। शुरुआत में दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल के 30 ट्रेन सेट और मेरठ मेट्रो के 10 ट्रेन सेट चलेंगे। इसके लिए टेंडर को मई 2020 में फाइनल कर दिया गया था। वेबसाइट पर टेंडर स्वीकार पत्र के डाउनलोड होने के बाद ट्रेन सेट की संख्या सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन सेट का मतलब एक पूरी ट्रेन से है। रैपिड रेल में 6 कोच होंगे। कोच लगने के बाद ये एक ट्रेन सेट कहलाएगा। वहीं मेरठ मेट्रो में एक ट्रेन सेट में 3 कोच होंगे। ये परतापुर से मोदीपुरम तक चलेगी। वहीं रैपिड रेल का रूट मोदीपुरम से सराय काले खान तक होगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बागी विधायकों ने वापसी के लिए रखी शर्त, मुख्यमंत्री के लिए तीसरे चेहरे की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में सियासी उठापटक अभी भी जारी है। इस विवाद को जारी रखते हुए 26 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने आला कमान को संदेश भेजा है कि अगर राज्य में किसी तीसरे चेहरे की सीएम के तौर पर वापसी होती है तो वे पार्टी में लौट आएंगे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बागी विधायकों ने कहा कि वो राज्य में अब तो न सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं और न ही अशोक गहलोत को। ऐसे में आला कमान राज्य में किसी तीसरे का नाम दे दें तो पार्टी में वापसी की जा सकती है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इस तरह की सूचना का खंडन किया है। आपको बता दें कि अविनाश पांडे ने कहा कि आला कमान को इस तरह का कोई भी संदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में वापसी के लिए किसी भी तरह की शर्त नहीं रखी जाती और बागी विधायकों को पहले आला कमान से माफी मांगनी होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। उमस और गर्मी से मिली राहत। आपको बता दें कि तेज हवाओं, काले बादलों और फिर हुई बारिश ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज ही बदल दिया। तेज गति से चल रही ठंडी हवाओं और कई इलाकों में तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। वहीं उमस में भी कमी आई है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण मौसम काफी गर्म और उमस भरा था। मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था। हालांकि अब हुई बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि मंगलवार को बादलों की गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। जिन इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई थी उनमें उत्तरी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाहरी इलाके सोनीपत, बागपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।